हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो आज हम करेंगे क्लास 11th की बात कर लेते हैं। क्लास 11th में आपको देखने को मिल जाएगा अकाउंटेंसी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सोल प्रोप्राइटर के बारे में, बीएससी के अंदर भी पढ़ा है, अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ा है। सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनरशिप, एक ऐसा बिजनेस जिसका मालिक सिर्फ एक ही होगा और वही सारे मैनेजमेंट और डिसीजन लेगा। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है और हम ये क्यों प्रिपेयर करते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट which shows the financial position and financial performance of a business। तो यहां पर हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट होता है विच शोज, जो कि दर्शाता है फाइनेंशियल पोजीशंस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। अब यहाँ पर दो टर्म्स यूज हुई है, फाइनेंशियल पोजीशन और सेकंड हुई है आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन की अगर बात की जाएगी किसी भी बिजनेस के अंदर, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि आप बिजनेस के अंदर किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटी। और यहीं पर अगर हम बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम बात करेंगे बिजनेस के अंदर होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस की, द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की और फाइनेंशियल पोजीशन की। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट के अंदर, इसी का हमारा सेकंड नाम भी होता है फाइनल अकाउंट, इसी को हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। फाइनल अकाउंट में हम कौन कौन सी चीजें प्रिपेयर करते हैं या अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? फर्स्ट चीज आती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड होता है हमारा बैलेंस शीट, थर्ड होता है हमारा बैलेंस शीट। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं आप लोगों को, ये सब क्या होते हैं। ये तीनों चीजें हम प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट के अंदर। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। और लास्ट हम बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट होता क्या है या बैलेंस शीट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हमारी एक स्टेटमेंट होती है विच शोज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अगर हमें अपने बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यूज पता करनी है कि हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें
ट्रेडिंग अकाउंट हमारा टी शेप का ही अकाउंट होता है। जितने भी अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं सारे टी ही शेप के होते हैं। सबसे ऊपर हम इसके लिखेंगे कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर कब बना रहे हैं हम, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जिस ईयर का दे रखा होगा वो लिखेंगे। इसके राइट और लेफ्ट कॉर्नर पे लिखेंगे हम डेबिट और क्रेडिट, और इसमें हमारे दो ही कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेट का कॉलम यहाँ पर नहीं होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले कौन कौन सी चीजें आती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका आता है ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। साल के स्टार्टिंग में कुछ स्टॉक दे रखा होगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं, या एट द बिगनिंग कुछ हमारा स्टॉक दे रखा होगा वो लिखेंगे। इसके अलावा स्टॉक के बाद हमने कुछ ना कुछ परचेज किया होगा वो लिखेंगे, टू परचेजेस अकाउंट। परचेज वाली वैल्यू हम इनर कॉलम में लिखते हैं, फिर हम इसमें से माइनस करते हैं। कई बार क्वेश्चन में हमें दे रखा होता है परचेज रिटर्न, अगर परचेज रिटर्न गिवन है तो वो वैल्यू हम माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी हम वो लिख देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ परचेज रिटर्न की हमारी दूसरा नाम भी होता है जिसे हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, नहीं सॉरी रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। और हम यहाँ पर बात करेंगे क्रेडिट साइड हमारा क्या आता है, सबसे पहले सेल्स की वैल्यू। सेल्स भी हम इनर कॉलम में लिखते हैं और यहाँ से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की भी हमारा सेकंड नेम होता है जिसको हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। अगर हम इसको याद करने की ट्रिक की बात करें तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। सेल्स में हम बेचते हैं और सेल्स रिटर्न में क्या होता है, सेल्स रिटर्न में बिका हुआ सामान हमारे पास आ रहा है, इन मतलब आना। अगर हमारे क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड दे रहा है मतलब ये हमारा क्या है, सेल्स रिटर्न है। और रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब है जो हमने खरीदा था, परचेज किया था वो हम वापस कर रहे हैं, आउट, आउट मतलब जाना, तो ये हमारा परचेज रिटर्न होगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी में एक स्टॉक की वैल्यू दे रखी वो लिख लेंगे हम। और यहां पर अगर हम बात करें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, लाइक मान लीजिए आपका फैक्ट्री रेंट दे रखा है, पावर दे रखा है, या हमारे वेजिस दे रखा है एंड सैलरीज, वेजिस एंड सैलरीज दे रखा है तो वो लिखेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं, कौन से एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं एक बार इस फॉर्मेट को कंप्लीट करने के बाद बता दूंगा। वो सारी वैल्यूज हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस वाली हमारी आ जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। फिर जब हम इसका टोटल करेंगे, इन केस मान लीजिए हमारी डेबिट साइड ज्यादा है टोटल करने में और क्रेडिट साइड कम है, तब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय ग्रॉस लॉस अकाउंट, लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल। ये जो लॉस होता है ये हम कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और मान लीजिए इन केस हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आता है और डेबिट साइड कम आता है, तो इस केस में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये छोटा सा हमारे सामने फॉर्मेट था, इसके बीच में मैंने आपको बताया था जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें, सॉरी ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा होता है जितना भी हम स्पेंड करते हैं। तो ये जो खर्चा होता है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब बिजनेस के अंदर हम डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं वो भी समझेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसे सारे खर्चे जो कि मैं एट द टाइम ऑफ परचेज या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं। लाइक मैं एक पेन कंपनी का ओनर हूं और मैंने एक पेन की फैक्ट्री डाल रखी है और वहां पर मैं एक पेन को बना रहा हूं, तो उस पेन को बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल मैंने खरीदा है वो, या उसको बनाने में जितना भी खर्चा आ रहा है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेज, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे आपके कहलाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जांपल्स में आ जाता है आपका वेजिस आ गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट इनवर्ड हो गया, पावर हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है।
और यही अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं, ऐसे सारे खर्चे जो कि हम करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल्स, मतलब हम सामान को जब सेल्स कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग अगर हम कुछ खर्च कर रहे हैं तब वो हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ सेल्स। अब इसका हमारा एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, इसके अलावा सैलरीज हो गया, और क्या हो सकता है, मान लीजिए हमारा पोस्टेज हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे और भी होंगे, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा इसकी। और यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री रेंट हो गया, पावर हो गया, एक्सेट्रा। अब यहां पर मैंने आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आ जाते हैं अपने फॉर्मेट पे फिर से। फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज लिखवाया है। वेजेस एंड सैलरीज का भी एक केस होता है, कई बारी क्वेश्चन में आपको सिर्फ वेजेस एंड सैलरी दे रखा होता है और कई बारी सिर्फ वेजेस दे रखा होता है। वेजेस अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ये आपका ट्रेडिंग में जाएगा। हम ऐसा अज्यूम करते हैं या मानते हैं ट्रेडिंग के अंदर हमारे सारे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे आते हैं, तो फैक्ट्री में जो हमारे लेबर काम कर रहे हैं हम उनको वेजेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहीं पर अब हम मान लीजिए वेजेस एंड सैलरी दे रखा है, तो ये भी हमारा ट्रेडिंग में ही जाएगा, जिसमें हम मजदूरी भत्ता भी दे रहे हैं और कुछ एम्प्लॉइज को हम सैलरी दे रहे हैं एज अ, मान लीजिए सुपरवाइजर या एडिशनल हमने किसी मैनेजर को रखा है उसको। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको सैलरीज दे रखा है और सैलरीज एंड वेजेस दे रखा है, तो इस केस में क्या होगा, सैलरीज जो होगा वो आपके कहा जाता है बच्चे, पीएनएल में। पीएनएल में इसलिए जाता है क्योंकि पीएनएल के अंदर हम सारे अपने इनडायरेक्ट खर्चे लिखते हैं। जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो आपका ट्रेडिंग में जाते हैं और इनडायरेक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, जिसको हम पीएनएल भी कहते हैं। अब सैलरीज जो होती है, सैलरीज जो होती है बच्चे वो ऑफिस यानी कि एट द टाइम ऑफ सेल्स, सेल्स के लिए हमने एक ऑफिस खोल रखा है अपना, वहां पर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या जितनी भी चीजें कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं सेल्स के रिगार्डिंग, तो ये हमारा एक इनडायरेक्ट खर्चा होता है, इसलिए ये हमारा पीएनएल में जाता है। और सैलरीज एंड वेजेस दे रखा है तो ये भी हमारा पीएनएल में ही जाएगा। तो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में आपको वेजेस एंड सैलरी और सैलरी एंड वेजेस में खेल सकता है एग्जामिनर, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, वेजेस एंड सैलरी आपका ट्रेडिंग में जाता है और सैलरीज एंड वेजेस आपके पीएनएल में जाता है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का, टीएस अग्रवाल, देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 50,000, सेल्स की वैल्यू दे रखी है 3,80,000, परचेज दे रखा है 2,80,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। एक मिनट, क्लोजिंग स्टॉक दो वैल्यू है, यहां पर हम ले लेते हैं वेजेस, ये हमारा वेजेस है, वेजेस 60,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, ये हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे और पोस्टिंग को देख लेते हैं। छोटा सा फॉर्मेट हमने बना लिया। क्वेश्चन के फॉर्मेट के ऊपर हम लिखेंगे कि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, डेबिट क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा या स्टॉक ऑन 1 अप्रैल दे रखा होगा यानी कि साल की शुरुआती में, तो वो आपका कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है और क्लोजिंग भी दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक हमारा एट द बिगनिंग वाला होगा, क्लोजिंग हमारा एट द एंड वाला, तो वो लिख लेंगे हम। यहाँ पर हम लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक, साल की शुरुआत वाला हमें दे रखी है वैल्यू, हमारे पास कितना स्टॉक है, और क्लोजिंग हमारा कहां आ जाएगा, क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में आपको, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 50,000, क्लोजिंग है 60,000, तो ये लिख लेते हैं हम। ओपनिंग स्टॉक हमारा है 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे सामने 60,000। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन में हमें और क्या क्या दे रखा है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है, सेल्स की वैल्यू और परचेज की वैल्यू। सेल्स की वैल्यू है 3,80,000, परचेज की वैल्यू 2,80,000।
तो सेल्स हमें कितना दे रखा है भाई, सेल्स हम यहां लिख देंगे बाय सेल्स अकाउंट 3,80,000 और परचेज की वैल्यू हम यहां लिख देंगे 2 परचेजेस। परचेजेस हमें कितना दे रखा है 2,80,000। आगे हमें क्वेश्चन में और क्या दे रखा है यहाँ पर, वेजेस, वेजेस की वैल्यू 60,000, वो भी हमारे कहा आ जाएगा डेबिट साइड टू वेजेस अकाउंट और यहां हम लिख देंगे 60,000। अब हम इन दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल हमारा ज्यादा होगा वो हम एट द एंड में नीचे लिखेंगे। तो 50 और 60 1,10,000, 1,10,000 तो अगर हम 2,80,000 में ऐड करते हो तो 3,90,000 और यहां पर हमारा आ जाएगा 3,80,000 और 60,000, ये आ जाएगा हमारा 4,40,000। तो हमें पता है क्रेडिट साइड वाला टोटल ज्यादा है, तो ये हम नीचे लिखेंगे 4,40,000, दोनों साइड यही लिखेंगे 4,40,000। 4,40,000 में से हमें क्या करना है, इस वैल्यू को अब माइनस करना होगा। तो इसका टोटल हमारा कितना आ रहा था 3,90,000। 3,90,000 को अगर हम 4,40,000 से माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 50,000। तो 50,000 जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल। ये हमारा कहां जाएगा, ट्रांसफर हम कहां करेंगे, पीएनएल। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी इस फॉर्मेट के साथ जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट का सीखा है, आप बाकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप ये आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये फॉर्मेट भी क्लियर होगा। आगे हम करते हैं, इसके बाद आ जाता है एक और क्वेश्चन आपका, जिसमें हमने जिसके ब्याह पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज क्या होता है इसको समझेंगे। एडजस्टेड परचेज का हमारा एक फॉर्मूला होता है, जब क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा हो, ओपनिंग स्टॉक या एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस में नेट परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, इन तीनों की वैल्यू जब आपस में प्लस माइनस हो जाती है तो जो वैल्यू आएगी उसे हम कहते हैं एडजस्टेड परचेज। अब यहाँ पर नेट परचेज बोला गया है, नेट परचेज का मतलब सिर्फ परचेज नहीं होता, इसका मतलब होता है परचेज माइनस में परचेज रिटर्न, परचेज माइनस में परचेज रिटर्न। तो ये बिल्कुल आपका एक फॉर्मूला दे रखा है। अब यहाँ पर समझने वाली क्या चीज है, क्वेश्चन या एग्जामिनर क्या खेलता है, वो आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दे देता है। बच्चों को ये तो याद रहता है कि ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेज दे रखा है, नेट परचेज भी नहीं आएगा, लेकिन वो कई बार क्वेश्चनों में क्लोजिंग स्टॉक दे देता है और बच्चे गलती क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पर आप एक नोट डाल के लिख लीजिए, अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है एडजस्टेड परचेज, if question given the value of adjusted purchase, there should not posting of opening stock, closing stock and purchase, opening stock, closing stock and net purchase। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में आपको नेट परचेज की वैल्यू गिवन होती है तो उस केस में हम ट्रेडिंग अकाउंट में ना ही ओपनिंग की एंट्री करेंगे, ना ही परचेज की करेंगे, ना ही क्लोजिंग अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक की करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टेड परचेज की वैल्यू डालेंगे, वो भी डेबिट साइड। कहां डालेंगे, डेबिट साइड डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। आगे हम पीएनएल और बैलेंस शीट भी करेंगे, उसके लिए आप कंटिन्यू रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। और इसकी पीडीएफ हमारे वही दोनों साइट्स पे मिल जाएगी, एक तो अरुण इंस्टीट्यूट ऐप पे मिल जाएगी आपको, या स्टडी विद मुबीन टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों का।